गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एस के पाठक एक बार पुनः आप लोगों के इस ग्रुप में ग्रामर की काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक वॉइस को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। वॉइस जो हाई स्कूल और साथ ही साथ इंटरमीडिएट के कोर्स में काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अहमियत रखता है और साथ ही साथ कंपटीशन लेवल की जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें एक दो सेंटेंस वॉइस पर आधारित ज़रूर होते हैं। तो इस हिसाब से ये जो वॉइस है, ये वॉइस 4 क्लासेस के बच्चों को तो फ़िलहाल अपनी कॉपी में लिखना ही लिखना है। ये 9th के बच्चे और साथ ही साथ 10th के बच्चे, 11th के और 12th में जो ज़रूरत समझें वो भी जानते हैं। पैसिव भी ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग के अंतर्गत उनके कोर्स में है, वैसे भी पढ़ाया गया है। लेकिन अगर वो ज़रूरत समझें, कुछ फार्मूलाज अगर मिस कर रहे हों तो वो इनको लिख सकते हैं। फ़िलहाल 9, 10 और 11 के बच्चों को तो ये हर हाल में अपनी कॉपी में प्रिंट करना है, लिखना है। ठीक है, तो हम क्रम से इसमें फार्मूला बताए दे रहे हैं, एक एक उदाहरण तरीका बताए दे रहे हैं, इसको आप नोट करते रहें। और जब सभी टेंस के फार्मूलाज और एग्ज़ाम्पल बताए जा चुके होंगे तब आपको एक्सरसाइज करना होगा। वो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाएगा, पहले बताया जाएगा। तो कक्षा 9 और 10 और 11 इनमें जो भी बच्चे ग्रुप में हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पढ़ रहे हैं, वीडियो मिलते ही उसको वो अपने ग्रामर की कॉपी में नोट कर लेंगे। कक्षा 9 में अभी तक इंट्रोगेटिव पढ़ाया गया है, इंट्रोगेटिव के आगे आपको वॉइस ही लिखना है। कक्षा 10 में भी इंट्रोगेटिव ही पढ़ाया गया है, तो इंट्रोगेटिव के आगे आपको भी वॉइस लिखना है। और 11 में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाया गया है। उसके तुरंत बाद आपको भी वॉइस डालकर लिखना है। तो जैसा कि मैंने बताया, 9 वाले और 10 वाले और साथ साथ 11 वाले इन चीज़ों को ग्रामर की कॉपी में क्रम से लिखेंगे। तो देखेंगे वॉइस क्या होती है। जैसे यहाँ लिखा है, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार आप भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहले हेडिंग डालेंगे ऊपर वॉइस। वॉइस को हिंदी में कहते हैं वाच्य। ठीक है, नीचे से लिखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में वॉइस निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में वॉइस निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को कृतवाच्य या कर्तावाच्य कहते हैं, जबकि पैसिव वॉइस का मतलब हुआ कर्मवाच्य। ठीक है, अब पहली हेडिंग डालेंगे एक्टिव वॉइस, उसकी परिभाषा लिख लेंगे। एक्टिव वॉइस ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता का मतलब कि जिसमें वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार आए, उन्हें कहते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखा है, राम राइट्स ए लेटर। तो इसमें जो राइट्स आया वो राम के अकॉर्डिंग आया, राम के नंबर और पर्सन के अनुसार आया, तो इसलिए इसे कहेंगे एक्टिव वॉइस। तो ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है। तो एक उदाहरण लिख के फुल स्टॉप लगा लेंगे। फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे पैसिव वॉइस, और पैसिव डाल के पैसिव की परिभाषा लिख लें कि ऐसे वाक्य जिनमें कर्म की प्रधानता होती है ऐसे वाक्य जिनमें कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात जो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो वो कर्म के अनुसार आए, ऑब्जेक्ट के अनुसार आए, तो उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, ये दोनों डिफिनीशन लिख लेंगे और फिर एक नोट डाल लेंगे। नोट में लिखना है कि पैसिव केवल 8 टेंसेज की बनाई जाती है।
जैसे अध्ययन किए होंगे उसमें आपको बताया गया कि एक्टिव वॉइस के अंतर्गत 12 पार्ट हैं टेंस के, तो 12 पार्ट में से 8 की ही पैसिव बनती है, 8 ही के रूल हैं। शेष जो 4 टेंस हैं, पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इन 4 टेंसेज की पैसिव नहीं बनती है। ये आप अपनी फेयर कॉपी पर लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे पैसिव में बदलने के नियम, पैसिव में बदलने के रूल। तो ये नियम लिख लेंगे। पैसिव केवल उन्हीं वाक्यों की बनती है जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब आई हो, ठीक है। ट्रांजिटिव मीन्स सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लाई हो, उन्हीं की पैसिव वॉइस बनाएंगे। इन ट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रियाओं की वाले वाक्यों की पैसिव नहीं बनती है। ऐसी क्रियाएं, ऐसे वाक्य जिनमें अकर्मक क्रिया आई हो, इंट्रांजिटिव वर्ब आई हो, उनकी पैसिव नहीं बनती है, ठीक है। दूसरा नियम है पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर भी रखते हैं, स्थान बदल देते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखने से पहले सामान्यतः बाई का प्रयोग करते हैं। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे। अगला देखेंगे, पैसिव बनाते समय सभी टेंसेज में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। पैसिव बनाते समय मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिखी जाती है, चाहे जो टेंस हो। 8 टेंस जिनकी पैसिव बनती है उन सभी में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। अगला है, यदि वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो, यदि वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो तो पैसिव में उनके केस में निम्न तालिका अनुसार परिवर्तन होगा या हो जाता है, ठीक है। अगर एक्टिव में सब्जेक्ट के स्थान पर कोई प्रोनाउन आया है तो पैसिव में उसका रूप, उसका केस बदल जाता है। अब 2 लाइन बना लेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। एक में लिख लेंगे सब्जेक्टिव केस और दूसरे में लिख देंगे ऑब्जेक्टिव केस। क्या क्या? सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे आई और ऑब्जेक्टिव में लिख देंगे मी, ठीक है। सब्जेक्टिव में वी, उसी के नीचे ऑब्जेक्टिव में अस, सब्जेक्टिव में यू, ऑब्जेक्टिव में भी यू, सब्जेक्टिव में ही, ऑब्जेक्टिव में हिम, सब्जेक्टिव में सी, ऑब्जेक्टिव में हर, सब्जेक्टिव में इट, ऑब्जेक्टिव में भी इट, सब्जेक्ट में दे, ऑब्जेक्टिव में देम, सब्जेक्ट में हु, ऑब्जेक्टिव में हुम, ठीक है। ये तालिका, ये लिस्ट ग्रामर की कॉपी में बना लेंगे रूल के साथ साथ। रूल लिखें फिर ये तालिका बनाएं, ठीक है। तो तालिका बनाने के बाद अब चूँकि वो था रूल जो मैंने बताया उतना रूल लिख लें। फिर पहला टेंस डालेंगे, कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव का फार्मूला है, आपको पता होगा, टेंस के अंतर्गत पढ़ाया गया है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी जब पैसिव बनेगी तो ऑब्जेक्ट को पहले लाओगे, तो ये पैसिव का फार्मूला हुआ। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर आएगा और उसके तुरंत बाद वर्ब थर्ड आ जाएगी, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट लिखोगे,
ठीक इसी उदाहरण पर देखेंगे एग्जाम्पल, ही राइट्स ए लेटर, इस तरह से आएगा वाक्य। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। तो क्या लिखता है, क्या प्रश्न करिए, चूँकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या या किसको प्रश्न करने पर मिलेगा। तो प्रश्न करिए, क्रिया से पहले क्या लिखता है, एक पत्र। तो एक पत्र तुम्हारा है ऑब्जेक्ट, उसको पहले लिखेंगे। तो आपने पहले लिखा ए लेटर। अब सूत्र पर चलिए, ऑब्जेक्ट हो गया। अब लेटर के अनुसार लगाओगे इज एम आर में से एक कोई। तो चूँकि लेटर एक वचन है, इज का प्रयोग करेंगे, इज लिख देंगे। आगे चलिए, फार्मूला में देखिए क्या है, वर्ब थर्ड। तो वर्ब ऊपर जो आई है उसकी थर्ड फॉर्म लिखें। तो राइट आई है, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन हो गई। अब सूत्र पर में आगे चलें, देखें लिखा है बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई लगा दीजिए। फिर सब्जेक्ट जो आगे लिखा है ही, तो ही का चेंज क्या होता है, हिम, अभी तालिका में लिखवाया गया है। ठीक है, तो ये हिम हो गया। अब देखें निगेटिव वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब निगेटिव होगा तो जैसा कि पढ़े हैं डज नॉट या डू नॉट लगा होगा। अगर एक्टिव वॉइस है तो उसमें डज नॉट या डू नॉट लगा होगा। अब जब आप पैसिव बनाएंगे उसका, तो चूंकि इज लगा ही रहे हैं, इज एम आर, तो नॉट आने पर इज एम आर के बाद नॉट बढ़ जाएगा, बनेगा वैसे। देखें एक निगेटिव उदाहरण दिया गया, ही डज नॉट राइट ए लेटर, ये इसी टेंस का निगेटिव है। तो जैसे बनाए हो बनाओ वैसे, बस नॉट बढ़ा दो। तो बना वैसे ए लेटर, एक पत्र, इज आया था पहले भी, पहले लगा दो। फिर नॉट बढ़ा दो, चूँकि यहाँ डज नॉट आया है तो नॉट बढ़ाइए, बाकी चीज़ें वही हैं। रिटन वर्ब थर्ड ले आए, बाई प्लस सब्जेक्ट लिख दें। अब यही चीज़ इंट्रोगेटिव में भी आ सकती है, डज पहले लगा होगा। तो जब एक्टिव में डज पहले लगा दिए, तब तुम जब पैसिव बना रहे हो तब पैसिव के अकॉर्डिंग जो पैसिव में सहायक क्रिया लगती है उसको बाहर कर दो, तो इज एम आर बाहर होगा। तो ये भी देख लें, डज ही राइट ए लेटर, ये इंट्रोगेटिव में है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो जब इसका पैसिव बनाएं तो लेटर को आगे लाएंगे और लेटर के अनुसार जो इज एम आर लगेगा वो पहले लगा देंगे। तो इज ए लेटर, चूँकि इंट्रोगेटिव है तो लेटर लिखिए, लेकिन उसके पहले हेल्पिंग वर्ब बाहर कर दीजिए। तो इज ए लेटर रिटन बाई हिम, ये बन गया इंट्रोगेटिव इसका। अब बाई द वे अगर यही वाक्य WH वर्ड में आ जाए जैसे कि दिया गया, तो WH वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो ऊपर आएगा वही नीचे उतार लोगे। तो WH वर्ड आया, WH वर्ड को वैसे उतार लें। फिर ऊपर वाले में डू डज लगाए हैं, चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगता है इंट्रोगेटिव में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव में क्या लगता है, इज एम आर लगाओ। ठीक है, डू डज के जगह इज एम आर लगाओ, लेकिन वो भी ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट पहले देख लें, ए लेटर लिखा है, एक वचन है तो इज लगेगा। तो वेयर इज ए लेटर, ठीक है, वेयर इज ए लेटर। फिर वर्ब थर्ड ले आए रिटन, और बचा बाई प्लस सब्जेक्ट, तो वो भी लिखते हैं अंत में बाई हिम, बस। ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी प्रकार के वाक्य, मतलब अफर्मेटिव, निगेटिव और साथ ही साथ इंट्रोगेटिव, ठीक है, इसी प्रकार उनका चेंजेस होगा। तो इसको ध्यान कर लें, नोट कर लें और ध्यान रखिएगा, चूँकि आगे जब एक्सरसाइज मिलेगा तो उसमें आप इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस को देख करके पहचान के बदलेंगे। ठीक है, फिर इतना उदाहरण लिखने के उपरांत अगला, हाँ अगर आप चाहें तो आसानी के लिए आप चाहें तो निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड सबका फार्मूला लिख सकते हो अलग अलग, इसी को बेस मान करके। और यदि या सेंटेंस आप बना ले जाएं तो सीधे सेंटेंस लिख सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है, जैसा आप उचित समझें। अगला देखें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ठीक है, तो अगला पार्ट होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और उसके एक्टिव का फार्मूला आप जानते हैं, इज एम आर, सब्जेक्ट के तुरंत बाद इज एम आर आता है, प्लस अगर नॉट हो तो नॉट लग जाएगा, प्लस वर्ब की पहली अवस्था उसमें ING लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इज एम आर इसमें पहले से लगता है, तो जो लगता है वो लगेगा।
इजेमार अगर पहले से लग रहा है तो तुम भी लगाओ, बशर्ते ऊपर लग रहा था सब्जेक्ट के अनुसार, तुम लगाओगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इसकी पैसिव फार्मूला लिख लें, ऑब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस अगर नॉट है तो पहले नॉट आ जाएगा, तब बीइंग लिखा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, वैसे ही बनेगा। इसमें भी उदाहरण देख लें, इसमें केवल बीइंग बढ़ा। जैसे आप ऊपर बनाए प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसमें इसमें क्या अंतर हुआ, केवल बीइंग का अंतर हुआ, अर्थात कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों की पैसिव में बदलते समय बीइंग और बढ़ाएंगे। तो देखो वैसे वाक्य लिखा है यहाँ भी, ही इज राइटिंग ए लेटर, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट बाहर निकालें, ए लेटर के अनुसार इजेमार लगाएं, इज लगा, लेकिन चाहे इज लगेगा चाहे एम लगे चाहे आर, बीइंग बढ़ा दो तो बीइंग बढ़ा दिया। तो ए लेटर इज बीइंग, फिर वर्ब थर्ड ले आओ, रिटन बाई है, सूत्र पर चलिए, ए लेटर इज बीइंग, नॉट नहीं है छोड़ दीजिए, बीइंग रिटन बाई सब्जेक्ट होगा। अब ये अगर निगेटिव आएगा तो इज नॉट बीइंग हो जाएगा, जैसा कि लिखा है आई एम नॉट प्लेइंग द गेम, तो द गेम इज नॉट बीइंग प्लेड बाई मी, ठीक। अगर ये इंट्रोगेटिव में पूछा गया, इज पहले आया, इज ही रनिंग ए रेस, तो तुम भी पैसिव बनाओ लेकिन तुम भी इंट्रोगेटिव बनाओ। अब ये इज लगाए ही के अनुसार, तुमको इजेमार लगाना है रेस के अनुसार, तो रेस भी तो एक वचन है, तो उसके अनुसार इज लगा दी, तो इज ए रेस, फिर बीइंग लिखें, बीइंग रन की तीसरी अवस्था लाएं, रन बाई हूँ, इज ए रेस रन बाई हूँ, ठीक है। अब इसी प्रकार WH वर्ड है, तो लिखा है व्हाई आर यू कॉलिंग हिम, व्हाई आर यू कॉलिंग हिम, तो WH वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं, इसको वैसे ही उतार लें। फिर यहाँ आर लगाए यू के अनुसार, तुमको इजेमार लगाना है वो भी ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो जब ही आगे होगा पीछे जाएगा तो हिम होगा, और हिम पीछे से आगे आएगा तो हो जाएगा ही, तो व्हाई इज ही, फिर बीइंग लगा दें, फिर वर्ब थर्ड ले आएँ, बीइंग कॉल्ड, और फिर अंत में लगा दें बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, फिर ये भी आपका बन जाएगा। तो इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के भी तीनों चारों प्रकार के वाक्य आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, लिख लें। फिर अगला देखें, हाँ आप देख लें, अगला एक और है इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब तीसरा देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये पहचान चूँकि एक्टिव पैसिव दोनों की एक होती है, पहचान में कोई अंतर नहीं है। तो देखेंगे एक्टिव का फार्मूला, एक्टिव वाक्य पढ़े हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज है, हैज के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज या हैव में से एक का प्रयोग करोगे, फिर यदि नॉट होगा तो नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब थर्ड आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये है इसका एक्टिव फार्मूला। पैसिव में ऑब्जेक्ट को वैसे जैसे सब में करते रहे हैं बाहर करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव लगाएंगे, फिर यदि नॉट है तो नॉट लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ दें, फिर बीइंग लिखेंगे, फिर क्रिया की तीसरी अवस्था लिखेंगे, और अंत में बाई प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे। देखें फार्मूला के आधार पर, ही हैज़ मेड ए नॉइस, उसने शोर मचाया, तो क्या मचाया, शोर, शोर है ऑब्जेक्ट, उसको बाहर निकाल दें, तो ये नॉइस। अब इसके अनुसार हैज़ बीन लगाएं, हैज़ बीन मेड, चूँकि इसमें एक आसानी होती है, ऊपर भी वर्ब थर्ड नीचे भी वर्ब थर्ड, तो जो ऊपर दिया गया वही लिखो बाई, ये हो गया। नेगेटिव आने पर हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन बन जाएगा, बनेगा वैसे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आगे लिखेंगे तो द वर्क हैज़ नॉट बीन डन बाई देम, दे पीछे आएगा तो देम होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव में देख लें, हैज़ हैव बाहर है, हैज़ राम रिटन ए लेटर, तो तुम भी बनाओ, लेकिन जैसे इसमें हैज़ बाहर किए हैं, तुम भी जो हैज़ हैव लिखना है उसको बाहर कर दो, जो उचित हो। तो लेटर को आगे लाओगे, उसके अनुसार हैज़ बाहर करिए, तो हैज़ ए लेटर बीन रिटन बाई राम, इस तरह से ये बन जाएगा। अब अंतिम है WH वर्ड। WH वर्ड में जो आते हैं उसको वैसे उतार लेते हैं, तो व्हाई हैव यू मेड ए मिस्टेक, तुमने एक गलती क्यों की, तो क्या की, गलती की, गलती आगे आएगा, WH वर्ड वैसे उतार लें। फिर इन्होंने हैव यू के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार लगाया था, तुमको ए मिस्टेक, चूँकि ऑब्जेक्ट ए मिस्टेक है, इसके अनुसार हैज़ हैव लगाना है, तो ए मिस्टेक एक वचन हैज़ लगा दीजिए, तो व्हाई हैज़ ए मिस्टेक, फिर बीन लिख दें, फिर वर्ब थर्ड लिख दें, मेड, अवंत में लिख दें सब्जेक्ट बाई प्लस सब्जेक्ट,
तो लिखा गया मेड बाई। ठीक है, तो इस तरह से 3 पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, 3 बताए जा चुके। 3 का वीडियो बनाया गया है। इस तीन पार्ट को आप अपनी कॉपी में लिख लें। अभी एक्सरसाइज नहीं करना है। शेष जो 3 पार्ट बचे हैं उनको भी मैं ऐसे समझा दूं, कॉपी पर लिख लें, फार्मूलाज ध्यान रखें, फिर इकट्ठे लास्ट में एक्सरसाइज आपको करना है। और जैसे कि मैंने अभी बताया, पहले ही बता दिया, कक्षा 9 वालों को, कक्षा 10 वालों को और साथ ही साथ कक्षा 11 वालों को क्रम से इसे अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, इतना नोट करें। शेष जानकारी अगले वीडियो में बताई जाएगी। और 11 वाले बच्चे इसे ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अगली टॉपिक में नोट करेंगे, वॉइस हेडिंग डाल के। ठीक है, इतना नोट करें। धन्यवाद।